अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मजरूर भट्टो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इसका सेंटेंस नंबर 1 है आई फॉर आवर्स व्हेन माय आइज़ बिगैन टू हर्ट। आई के बाद खाली स्पेस है और उसके बाद है फॉर आवर्स व्हेन माय आइज़ बिगैन टू हर्ट और ऑप्शन है वाज रीडिंग, एम रीडिंग, हैड बिन रीडिंग और हैव बिन रीडिंग। तो यहाँ हमने देखना है कि आई खाली जगह फॉर आवर्स, और मैं अभी आपको टेस्ट नंबर 1 और 2 दोनों में ये बता चुका हूँ कि अगर किसी फ़िक्रे में फॉर और सिंस का इस्तेमाल हो तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो ये दुरुस्त आएगा, आई हैड बिन रीडिंग फॉर आवर्स सिंस माई आइज़ बिगैन टू हर्ट। लफ्ज़ ये जो बिगैन है, दूसरी उसके जो क्लास है सब ऑर्डिनेट क्लास, ये भी थोड़ा सा इशारा करती है कि यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही आना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 2 है व्हेन वर यू डूइंग, सॉरी व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई डैश यू लास्ट नाइट। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई खाली जगह यू लास्ट नाइट। और ऑप्शन है हमारे पास कॉल, कॉलिंग, कॉल्स और कॉल्ड। तो ये जो उसका दूसरा हिस्सा है व्हेन आई खाली जगह यू लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से हमें थोड़ा सा क्लू मिलता है कि यहाँ पास्ट टेंस इस्तेमाल होना चाहिए। और पीछे जो है व्हाट वर यू डूइंग ये भी पास्ट है, तो लिहाजा यहाँ आना चाहिए डी ऑप्शन, व्हेन व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। नंबर 3 है शी डैश फॉर लंदन टुमारो। विल लिविंग, इज़ लिविंग, लीव और लेफ्ट। तो टुमारो आने वाला कल होता है, फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर के लिए शी विल लिविंग, लेकिन यह गलत है क्योंकि इसके बाद शी विल बी लिविंग होना चाहिए और बी नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है। और लीव गलत है, लेफ़्ट भी गलत है और इज़ लिविंग आपको बताया जा चुका है टेस्ट नंबर 2 में कि समटाइम्स जो फ्यूचर होता है नियर फ्यूचर, उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल कर लेते हैं नियर फ्यूचर के लिए। तो यहाँ आएगा शी इज़ लिविंग फॉर लंदन टुमारो। क्वेश्चन नंबर 4 है शी सेड दैट शी डैश क्लाउड्स। सेड आ गया, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बन रहा है। तो शी सेड दैट शी डैश क्लाउड्स, पहला है लाइक, दूसरा लाइक्स, सी है विल लाइक और डी है लाइक्ड। तो इस सेड की वजह से जो उसकी रिपोर्टिंग क्लास है उसकी वजह से यहाँ खाली जगह पे शी लाइक्ड क्लाउड्स, शी सेड दैट शी लाइक्ड क्लाउड, इनडायरेक्ट ये सेंटेंस है। नंबर 5 है इफ़ यू हैड बिन लेट यू डैश द ट्रेन। इफ़ यू हैड बिन लेट यू डैश द ट्रेन, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो यकीनन आपको याद आएगा, आपको बताया है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहली जो किस्म होती है उसमें इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरी किस्म का जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें इफ़ क्लास में पास्ट टेंस होता है और तीसरी में हैड यानी पास्ट परफेक्ट होता है। जब पास्ट परफेक्ट हो इफ़ क्लास में तो जो उसकी सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसमें वुड हैव, शुड हैव या कुड हैव इस्तेमाल करते हैं। तो यह इफ़ यू हैड बिन लेट यू वुड हैव, ये सी ऑप्शन दुरुस्त है, यू वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। अगर आप लेट हो जाते तो ट्रेन से रह जाते। ये उसका दूसरा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो दूसरा हिस्सा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल्स। अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें से जो दुरुस्त स्पेलिंग है उसको आपने टिक करना है, उसका बबल फिल करना है। सेंटेंस नंबर 6 है प्रायोरिटी है PRIORTY और बी है PROIRITY और सी है PRIORITY और डी है PREORITY, प्रायोरिटी। तो उसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। प्रायोरिटी का मतलब तरजीह, फौकियत, और उसका जो सी ऑप्शन है ये दुरुस्त है, स्पेलिंग उसके सी वाले दुरुस्त है। नंबर 7 है प्रीसीडिंग, PRECEDING, PRESCDING, PROCEIDING और डी है PRECEDING,
तो ये डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, PRECEDING, प्रीसीडिंग का मतलब है पहले आना। ये नेक्स्ट है नंबर 8 है गाइडेंस, GUIDENC। पहली नज़र में ये दुरुस्त लगता है, लेकिन ज़रा ध्यान से आपने टिक करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये गलत है, GUIDANC, और सी ऑप्शन है GUIDENESS, गाइडेंस, और डी ऑप्शन है GIUDANSC। तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, GUIDANCE, गाइडेंस, रहनुमाई। ये नंबर 9 है लेजर, LEISURE, LIESURE, LIESURE और LEISUR। तो इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, LEISURE, लेजर, इसका मतलब होता है फुर्सत, फारग वक्त। ये नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। दिए हुए कुछ अल्फाज हैं, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो नंबर 10 है द मीनिंग ऑफ द वर्ड बम्पी। बम्पी का आपने मीनिंग बताना है इन चार में से। पहला है रफ़, बी ऑप्शन है सॉफ्ट, सी है फाइन और डी है प्रेटी। रफ़ का मतलब होता है, बम्पी का मतलब होता है ऐसा रोड, ऐसी सड़क, ऐसा रास्ता जिसमें गड्ढे वगैरह हों और अनइवन हो, ना हमवार हो, उसे कहते हैं बम्पी रोड। तो रफ़ का मतलब भी खुरदरा, सॉफ्ट का मतलब नरम, फाइन का मतलब उम्दा आला और प्रेटी का मतलब खूबसूरत। तो बम्पी का जो मीनिंग है वो है रफ़, ए ऑप्शन दुरुस्त है। सेंटेंस नंबर 11 है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डायनामिक। डायनामिक का एंटोनिम यानी उसका ऑपोजिट मुतज़ाद आपने बताना है। तो ए ऑप्शन है लेज़ी, बी ऑप्शन है एक्टिव, सी ऑप्शन है अगली और डी ऑप्शन है ब्राइट। लेज़ी का मतलब सुस्त, डायनामिक का मतलब होता है बड़ा मुतहर्रिक, एक्टिव, बड़ा होशियार चालाक। लेज़ी का मतलब सुस्त, एक्टिव का मतलब भी होशियार और चालाक, अगली का मतलब बदसूरत और ब्राइट का मतलब रोशन। तो डायनामिक का जो अपोजिट या एंटोनिम बनता है वो है लेज़ी। नंबर 12 है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इक्विटेबल इज़। उसका एंटोनिम बताना है, मुतज़ाद अपोजिट। पहला है जस्ट, बी है इक्वल, सी है अनफेयर और डी है हैंडसम। जस्ट का मतलब आदिल या आदिलाना, इक्वल का मतलब बराबर, अनफेयर का मतलब नाजायज़ जो इंसाफ के तकाज़े के ख़िलाफ़ हो, गैर मुनसिफाना, और हैंडसम का मतलब खूबसूरत। तो इक्विटेबल का मतलब भी होता है मुनसिफाना, आदिलाना। इसका हमने मुतज़ाद बताना है, तो वो है सी ऑप्शन अनफेयर, गैर मुनसिफाना। ये नंबर 13 है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मोटिवेशन। लफ्ज़ मोटिवेशन का सिनोनिम, उसका सिमिलर वर्ड बताना है। तो पहला ए ऑप्शन है डिटर्मिनेशन, बी ऑप्शन है इंस्पिरेशन, सी ऑप्शन है स्टेगनेशन और डी ऑप्शन है रेसिटेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा, पुख्ता इरादा, अज़्म समीम। इंस्पिरेशन का मतलब होता है किसी में तहरीक पैदा कर देना, रूह फूंक देना। और स्टेगनेशन का मतलब होता है ठहराव, खड़ा हुआ। और रेसिटेशन का मतलब होता है तिलावत। तो मोटिवेशन का मतलब भी तहरीक है, तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, इंस्पिरेशन। नंबर है 14 द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरसीड। इंटरसीड के मानी क्या हैं? ए ऑप्शन है सपोर्ट, बी है डिफीट, सी ऑप्शन है विन और डी ऑप्शन है इंटरफेयर। इंटरसीड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स सिफारिश करना, किसी के हक में बोलना। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है, इसका मतलब है सपोर्ट, किसी की मदद करना, हिमायत करना। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त देना, विन का मतलब जीत जाना और डी ऑप्शन इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत करना। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है इंटरसीड का। जी नेक्स्ट है उसका पहला जो सवाल है हमारा ऑब्जेक्टिव, उसका चौथा जो जुज़ है वो बनता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। ग्रामर के रूल्स के मुताबिक आपने यहाँ सवालात के जवाब देने हैं। नंबर 15 है एज अ यंग ट्रेडर ही अर्नड रेपुटेशन। एज अ यंग ट्रेडर ही अर्नड रेपुटेशन। यंग ट्रेडर को अंडरलाइन किया गया है और बताना है कि ये यंग ट्रेडर जो है ये कौन सा फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, एडवर्ब फ्रेज़ है या जेरेंड फ्रेज़ है। तो ये है नाउन फ्रेज़। यंग ट्रेडर बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है तो ये नाउन फ्रेज़ कहलाएगा।
नंबर 16 है ही डिसाइडेड ऑल हिज केसेस ऑन मेरिट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम फैसले मेरिट पर करते थे। तो मेरिट को अंडरलाइन किया गया है। इसका मानी बताना है, सॉरी मानी नहीं बताना बल्कि ये बताना है कि ये नाउन कौन सा है। मेरिट कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो ये तो बिल्कुल ईजी सा है, आप सबको पता होगा यकीनन। मेरिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 17 है द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। वो छतरी जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो मेरी है। द अंडरलाइन क्लाज, यहाँ आपने बताना है कि विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, ये कौन सी क्लाज है। नाउन क्लाज है, एडजेक्टिव क्लाज है, जेरंड क्लाज है या एडवर्ब क्लाज है। तो ये एडजेक्टिव क्लाज है। ब्रोकन हैंडल, टूटा हुआ दस्ता, टूटा हुआ उसका हैंडल, एडजेक्टिव क्लाज है नंबर 17 का। नंबर 18 आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। इम्प्रूव को अंडरलाइन किया गया है। द अंडरलाइन वर्ड बताना है कि ये कौन सा वर्ब है। ये जेरंड है, इन्फिनेटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इम्प्रूव मैंने शायद आज ही आपको डियर स्टूडेंट्स बताया था कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट जो है उसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है, और इनट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना भी है तो वो जुमला मुकम्मल होता है। तो आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव, ये बेईमानी सा यहाँ जुमला बनता है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो जुमले का कोई मतलब नहीं बनता। लिहाजा इम्प्रूव के बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश का आना ज़रूरी है। लिहाजा ये है ट्रांजिटिव वर्ब, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। लास्ट है 19 इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू। कोई काम है जो मैं करूं। तो अंडरलाइंड वर्ड इज़ एन प्रोनाउन। ये एनीथिंग जो ये प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है रिलेटिव, तीसरा है रिफ्लेक्सिव और डी ऑप्शन है इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन डियर स्टूडेंट्स ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें कोई बात वाज़ेह ना हो, क्लियर ना हो। तो एनीथिंग ये क्लियर नहीं है कि कोई काम कोई है जो मैं करूं, इसमें कोई वाज़ेह नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो फिक्रों को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हु, दैट, विच वगैरह। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा होता है जिसमें हम सेल्फ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हिम सेल्फ, देयर सेल्फ, सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ वगैरह, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दिस, दैट और दीज, दोज जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ये एडजेक्टिव भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स भी होते हैं। तो ये एनीथिंग जो है यहाँ है इनडेफिनिट प्रोनाउन। एनीथिंग जो है, एनीथिंग, समवन, एनीवन, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो ये था आज का हमारा टेस्ट नंबर 3। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अगर पहले दोनों टेस्ट भी आपने देखे हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस टेस्ट का काफ़ी हिस्सा आप खुद ही कर लेंगे। गौर से देखें, जो मैंने जो कुछ आपको बताया उसको भी जहन में रखो, याद रखो। और अगर हो सके तो छोटे छोटे साथ नोट्स बनाते जाओ, हिंट्स लिखते जाओ कि कौन से यहाँ रूल को, कौन से हम ट्रिक्स और टिप्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्त जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताइए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।